कभी कभार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो पीवाईक्यू को ज़्यादा प्रैक्टिस करें या फिर जो टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पूरा पेपर प्रिंट कर लेता हूँ। जैसे 2013 का पीवाईक्यू हो गया तो पूरा पेपर प्रिंट करूँगा, एक दिन बैठ के 2 घंटे में उसको पूरा पेपर दूंगा। अच्छा, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? स्टार्टिंग में तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा था, तो आई टुक की कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ निकाली, उनके सॉल्यूशंस आते हैं मॉडल आंसर्स टाइप, तो मैं उनको लेता था टेस्ट पेपर को और मॉडल आंसर पढ़ता था एंड आई यूज्ड टू राइट द आंसर्स। जो स्ट्रेटेजी ऐसे को लेके और एथिक्स को लेके क्या रही? पर्सनली तो सर मेरा इतना अच्छा स्कोर रहा नहीं है ऐसे में, लेकिन आई स्टिल थिंक कि मतलब एक बार आपको मीनिंग समझ में आने लगे और कैसे लिखते हैं वो समझ में आने लगे, क्योंकि यू कैन बिल्ड अपॉन इट और आप क्रिएटिव हो सकते हो ऐसे के पेपर में। Hello everyone, today we have with us Amit who have secured All India rank 320 and we welcome Amit for his grand success. Welcome Amit. Thank you sir. Congratulations. Thank you sir. So Amit has set up an example by securing this rank 320, and I describe him as an embodiment of success. He basically is very consistent, very hardworking, and a disciplined kid. He writes regularly. I have seen many of his answer copies, and his consistent effort is what contributed to his success. Now let's ask Amit some questions that can enlighten the future candidates about their efforts. So Amit, how would you describe your journey? So I think it was a bumpy ride, but I enjoyed the journey and I got to learn a lot of things about myself as well as the examination, what it takes to crack the examination, how discipline, hard work, persistence helps a person, and how to tackle scenarios where you do not have any help or where you are feeling lonely or you are not understanding what to do. These are the low times. I think this examination has showed me everything, and I think that will help me in my life as well. वंडरफुल. सो अमित, आपका प्रीलिम्स की जो तैयारी थी उसमें आपने क्या क्या किया? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट यू कैन शेयर फॉर आवर स्टूडेंट्स? सर प्रीलिम्स में मोस्टली ये था कि आई वाज अवेयर अबाउट एमसीक्यूज़, क्योंकि जेई दिया था तो एमसीक्यू सॉल्विंग पैटर्न था दिमाग में थोड़ा सा. उसके बाद सर मेरा फोकस ये था कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, जिनमें याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो ये सब में मेरा ज़्यादा फोकस था कि इनमें क्वेश्चंस गलत ना करूँ मैं, क्योंकि हिस्ट्री वाला पार्ट जैसे है तो उसमें याद करनी पड़ती चीज़ें और वो फैक्चुअल मेमोरी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है. तो उसमें ये था कि मतलब जितने भी हो सके कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व करूँ. और फिर जैसे एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि एनवायरनमेंट की वेटेज बहुत ज़्यादा हो गई है अब, या फिर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब देखते रहता था मैं और मॉक्स प्रैक्टिस करते रहता था, ताकि एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो यू कैन इंट्यूटिवली थिंक कि मतलब मैंने कहीं ये पढ़ा है, उससे सॉल्व हो सकता है, या पेरिफेरल नॉलेज है मेरे को इस चीज़ की, उससे सॉल्व कर पाऊँ ये क्वेश्चन. अमित, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे दो ऑप्शंस पे आके स्टक कर जाते हैं, एंड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद देम, वो कहते हैं कि सर दो में आते हैं तो मेरा ज़्यादातर गलत होता है. एंड यू जस्ट मेंशन्ड कि इंट्यूटिवली यू आंसर द क्वेश्चन समटाइम, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड आउट ऑफ 100 हार्डली एनीवन कैन नो 40 to 50 questions correctly. Other than that you have to make guesses, है ना? तो आप ये इंट्यूशन को कैसे यूज करते थे, एंड हाउ यू यूटिलाइज दिस, हाउ यू कैन शेयर इट? यू नो देयर आर मेनी पीपल हु शेयर सम ट्रिक्स आल्सो. डज दे वर्क? सर ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्रिक्स बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि ट्रिक्स आर बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं, जैसे सम ऑफ द मशरूम्स आर पॉइजनस, ऐसी चीज़ें तो ये सर हो सकती हैं. जब उन्होंने खुद बोल दिए हो सकती हैं, देयर आर थिंग्स, मतलब हम लोगों को पता भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखा ही है कि मशरूम पॉइजनस हो सकते हैं या फिर हेलुसिनेशन हो सकता है उनसे. तो ये सब जब क्वेश्चंस आते हैं तो सर इनको ट्रिक्स नहीं बोल के दीज आर पेरिफेरल नॉलेज जो हमें पता होती हैं कि कुछ तो होगा ही ऐसा. तो वो एक चीज़ है. और सर इंट्यूशन आई विल से कि मतलब ऐसा है कि हमने कभी पढ़ा था लेकिन भूल गए, तो उससे इंट्यूशन डेवलप होता है आपका, कि मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं चीज़ें कि मुझे लग रहा है कि ये सही होगा, तो गो विद योर फर्स्ट इंस्टेंस कि भाई ये लग रहा है तो यही होना चाहिए. अगर लोगों के मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं आंसर्स, की 2 ऑप्शंस पे आके अटक रहे हैं और फिर गलत हो रहे हैं, तो ऐड से कि आप ट्राई करो कि एक बार पूरा अपोजिट फ्लिप करके
कि आप जो सोच रहे हो मार्क करने का दूसरा मार्क करके देखो, क्योंकि जब आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। तो जो भी हो सकता है आप ट्राई करके देख लीजिए एक बार, क्या पता कि आप सही में ऐसा हो रहा हो आपके साथ। लेकिन सर मोस्टली ये होता है कि वो मेंटली उनको लगता है कि जो उन्होंने मार्क किए हैं सोच के वो मैंने सॉल्व किया है, जो सही हो गया, और जो गलत हुए हैं वो मैंने तुक्के लगाए थे वो गलत हो गए। तो सर ये अपने आप को कंफर्ट करने का एक तरीका हो जाता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मैंने जब भी 2 पे आके अटकता हूँ तो गलत मार्क कर देता हूँ, क्योंकि 2 पे आके जो सही किया आपने वो आप काउंट ही नहीं कर रहे कि मैं 2 पे आके अटका था। राइट। अच्छा अमित, कभी कभार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो पीवाईक्यू को ज़्यादा प्रैक्टिस करें या फिर जो टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स की तैयारी में। तो किस पे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, दोनों पे बराबर होना चाहिए? सर मेरा ये रहता है कि स्टार्टिंग में जैसे ही स्टार्ट करता हूँ मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, और एक बार सब सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ मॉक्स देना, क्योंकि उससे होता है कि थोड़ा थोड़ा फ्लो बन जाता है सॉल्व करने का। उसके बाद सर जैसे ही प्रीलिम्स पास आता है, 1.5 महीना बचा है, देन आई स्टार्ट कि पीवाईक्यूज़ करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यूज़ कर रखे हैं एक बार। तो मैं फिर क्या करता हूँ कि पूरा पेपर प्रिंट कर लेता हूँ। जैसे 2013 का पीवाईक्यू हो गया तो पूरा पेपर प्रिंट करूँगा, एक दिन बैठ के 2 घंटे में उसको पूरा पेपर दूंगा। तो उसके बाद में आई विल चेक कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं कि जितने भी ऑप्शंस हैं या क्वेश्चन हैं या गलत हुए हैं मैं सबको चेक करता हूँ, और ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ता हूँ। जैसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हो गए, अब कुछ है या मतलब कोई स्पीसीज़ का नाम लिखा हुआ है तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। गोल्डन महसीर क्या है, अब बर्ड है या फिश है। तो ये सब पीवाईक्यूज़ पहले आ रखे हैं, ये वापस रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये बोला जाता है कि पीवाईक्यूज़ को आप देखिए ताकि आपको पता चले कि वैसी चीज़ें वापस रिपीट होती हैं। तो आप जब तक वो करते रहेंगे कि पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट, कि आपको समझ में आता है कि कैसी चीज़ें पूछी जा रही हैं और वो ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। वेरी गुड। अच्छा एक और भी बात है, जब बच्चा ये पीवाईक्यू करता है या एक पेपर करता है जो कि 100 क्वेश्चन वाला है, उनका एक और कंसर्न रहता है कि जब भी सर हम इसके आंसर सॉल्यूशन पढ़ने लगते हैं तो ये हमारा 5 से 6 घंटा ले जाता है। तो कैन यू शेयर योर आइडियाज़ कि वो फास्ट अप कैसे करें थोड़ा सा उस चीज़ को? सर मैं क्या करता था कि जैसे पेपर हुआ और मेरे को सॉल्यूशंस मिले, सर सबसे पहले क्या करना है कि लाइन वाइज जाते रहिए, जो गलत हुए सही हुए फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आंसर देखना है। जो आपको काम की चीज़ लग रही है कि मतलब ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ मैं, कि ये याद रहना चाहिए था मुझे, मैं जो क्वेश्चन पेपर था जिसमें मैंने सॉल्व किया था ऑप्शन के साइड में ही लिख लेता था चीज़ें, कि अगर मेरे को रिवाइज़ करना हुआ पेपर तो मैं क्वेश्चन पेपर को ही रिवाइज़ करूँगा, उसमें जो काम की चीज़ें हैं वो सब लिख लूँगा। तो सर मैं मतलब पढ़ना नहीं होता किसी भी चीज़ को, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है सीधी, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो सॉल्यूशन तो एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि ये गलत हुआ है मेरा, क्या आना चाहिए था मुझे। ऐसे नहीं कि वो तो सेंटेंसेस रहते हैं सर, हमें तो फ्रेजेस से मतलब है कि वर्ड्स पता होने चाहिए कि क्या है। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि तुमने जो लॉजिक लगाया था उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, यू हैव टू ईदर निगेट दैट लॉजिक इफ इट इज नॉट वर्किंग or add on something that you are missing. Yes sir. That is what we have to do. Yes sir. We don't have to go for line to line reading Yes, of the sir. answer because it will definitely take 5 to 6 hours. Yes sir. जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में करना उतना चाहिए, speed क्योंकि नेक्स्ट चीज़ पे भी फोकस करना है। हाँ, स्पीड में पढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव Yes sir. और कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पेपर को पूरा पढ़ने में और जल्दी डिसीजन लेने में। Yes sir. और सर CSAT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CSET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। अच्छा मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर मेंस का मेरा ऐसा था कि आई अंडरस्टूड कि इनर्शिया बहुत होता है मेंस में आंसर लिखने में, तो मैंने ये किया था कि मैं स्टार्टिंग में तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा था, तो आई टुक की कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ निकाली, उनके सॉल्यूशंस आते हैं मॉडल आंसर्स टाइप, तो मैं उनको लेता था टेस्ट पेपर को और मॉडल आंसर पढ़ता था एंड आई यूज़ टू राइट द आंसर्स। तो उससे क्या होता था कि एटलीस्ट थोड़ा सा फ्लो तो होता था कि भाई लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन मेरे को फ्रेमवर्क पता चल गया, कैसे पॉइंट्स लिखते हैं, क्या एग्जाम्पल कहाँ ऐड करते हैं, वो सब पता चल गया। अब उसके बाद में से आई ग्रेजुअली शिफ्टेड कि बिना आंसर देखे लिखना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना कर नहीं पाया था, तो उसकी वजह से आई गॉट स्टक कि जब सिमुलेशन लिखा मैंने तो मेरे पास पॉइंट्स नहीं आ रहे, मैं पेजेस फिल नहीं कर पा रहा। और फिर बाद में से जब नेक्स्ट अटैम्प्ट्स मेरे आए तो आई ट्राइड इम्प्रूविंग, कि अब मेरे को समझ आ गया कि पॉइंट्स लिखने ऐसे कैसे करके, और फिर मेरे को स्पीड इम्प्रूव करने का इशू था, तो मैंने स्पीड इम्प्रूव करने के लिए किया कि टाइम लगा के लिखता था मैं, कि आंसर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपने पेपर कंप्लीट नहीं किया तो यू आर आउट ऑफ द रेस। तो सर वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पेपर कंप्लीट करो। तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैं पहले क्या करता था कि मैं स्टार्ट करता था आंसर लिखना और टाइमर ध्यान में रखता था कि हर
क्वेश्चन के लिए 7 मिनट ऐसे तो नहीं हो पाता, क्योंकि डिजिटल क्लॉक कभी कभी घुसा लेके जाने नहीं देते वो लोग। तो मैं क्या करता था कि एक बंच बना के रखता था कि 3-4 क्वेश्चन होने में इतने टाइम में हो जाने चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो नेक्स्ट पे शिफ्ट करो जल्दी से ख़त्म करके। तो उससे लास्ट में पैनिक रहता था, लेकिन लास्ट में क्वेश्चंस खत्म हो जाने थे। वेरी गुड, मतलब क्वेश्चन कंप्लीशन पे आपका मेन फोकस है। यस सर, क्योंकि सर मेरे को पता था कि मैंने जब पहले अटेम्प्ट दिए थे तो आंसर क्वालिटी वाज गुड, लेकिन जो मेन लैकिंग एरिया थी वो थी क्वेश्चन कंप्लीशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, दे एम्फेसाइज टू मच ऑन क्वालिटी ओनली Yes. एंड दे लैक ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। दैट मीन्स अगर आपने बहुत अच्छे 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, इट डजंट मेक अ मच इम्पैक्ट ऑन योर फाइनल मार्क्स, यस बिकॉज अगर आपने 20 की 20 क्वेश्चन लिखे हैं देन यू आर हैविंग ग्रेटर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। यस सर। वेरी राइट। अच्छा, आपकी जो स्ट्रेटजी ऐसे को लेके और एथिक्स को लेके क्या रही? सर ऐसे का ऐसे था कि मैं जब फाउंडेशन कोर्स में था तो रुचिका मैम की ऐसे की क्लासेस होती थी, तो आई अटेंडेड दोज क्लासेस ताकि एक बेसिक फ्रेमवर्क पता चले कि ऐसे कैसे लिखते हैं, कि मतलब क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए, क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं, कैसे इंक्लूड करें, ये कैसे एक पैरा से दूसरे पैरा में शिफ्ट हो। ये सब सीखने के बाद सर मैंने टॉपर कॉपीज़ देखी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स थे सबके कि कैसे ऐसे लिखते हैं। और सर फिलोसॉफिकल एसेस में ऐसा है कि आपको मतलब एक बार मीनिंग समझ में आ जाए कि क्या है तो उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो। पर्सनली तो सर मेरा इतना अच्छा स्कोर रहा नहीं है ऐसे में, लेकिन आई स्टिल थिंक कि मतलब एक बार आपको मीनिंग समझ में आने लगे और कैसे लिखते हैं वो समझ में आने लगे तो कि यू कैन बिल्ड अपॉन इट और आप क्रिएटिव हो सकते हो ऐसे के पेपर में। ये फ्री फ्लोइंग वाला वो है कि आपको जो मन करे, अगर फॉर्मल लैंग्वेज में अच्छे से आप समझा पा रहे हो चीज़ों को तो ऐसे इज़ अ वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स का रेंज है अराउंड 90 से लेके 140 तक, तो 50 मार्क्स का गैप सर सिर्फ एक पेपर बना सकता है। ओके, एथिक्स में आपने क्या किया? योर स्कोर जंप्ड दिस टाइम आल्सो? सर एथिक्स में मेरा ये था कि मतलब केस स्टडीज़ पे सबका फोकस रहता है, तो आई थॉट कि सेक्शन ए पे भी फोकस करते हैं क्योंकि सेक्शन ए सब इग्नोर करते रहते हैं। तो मैंने ग्रेजुअली केस स्टडीज़ को टाइम कम करना चालू किया, सेक्शन ए पे फोकस करना स्टार्ट किया कि ताकि मैं अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन कर पाऊँ। जनरलिस्टिक आंसर लिखने की जगह मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ एथिकल टर्म्स में, एथिकल एग्जाम्पल्स लिखूँ। मतलब वो नहीं कि मैं डंप कर दूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए जब एग्जामिनर चेक कर रहा है कि हाँ इसने क्वेश्चन को समझा है और सही से आंसर किया है, सब पार्ट सही से ब्रेक किए हैं। तो सर क्योंकि स्टार्टिंग से चेक होता है और सेक्शन ए पहले आता है, केस स्टडीज़ बाद में आती है। आप अपना टाइम अगर केस स्टडीज़ में लगा देंगे जहाँ पे कि ज़्यादातर आंसर सेम रहते हैं, क्योंकि केस स्टडीज़ में सॉल्यूशन तो आपको एक ही लिखना है जो सब लिख रहे होंगे, तो उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। जबकि सेक्शन ए में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आंसर्स बेटर कर पाओ। और सर सेकंड ये है कि टाइमली कंप्लीशन, क्योंकि एथिक्स का पेपर बहुत लेंदी होता है और केस स्टडीज़ भी बहुत लेंदी आती है, पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। तो सर वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी थी कि मैं केस स्टडीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा और जितना जल्दी हो सके एक बेसिक फ्रेमवर्क रहना चाहिए कि हर केस स्टडी में लगा सको आप, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना है। तो वैसे करके से वो फ्रेमवर्क की वजह से थोड़ा टाइम पे ध्यान देके वो पेपर जल्दी कंप्लीट करके मार्क्स अच्छे आए सर। गुड गुड। सो एथिक्स और ऐसे, और तीसरा एक जो हमारा ट्रायड का पार्ट है ऑप्शनल। यस सर। सो ऑप्शनल में कैसे आपने प्रिपरेशन किया? सर ऑप्शनल का मेरा ऐसा था कि पहले मैंने फाउंडेशन ज्वाइन किया था, उसके बाद में सर ग्रेजुअली मैंने सीखा आंसर्स लिखना। सर लास्ट में जब मेरा एग्ज़ाम के जस्ट थोड़े दिन पहले कि वैल्यू एडिशन टाइप से कि थिंकर्स के नाम लिख लिए मैंने, ये इन्होंने ये बोला है, ये चैप्टर है किनशिप का, ये चैप्टर है तो ये डेफिनेशन, ये थिंकर के नाम, ये एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। दैट हेल्प्ड। और सर इस बार मतलब लास्ट 2-3 साल से ऐसा आ रहा है कि थिंकर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले ऐसा था कि थिंकर्स को आप यूज़ करते थे आंसर्स में, लेकिन अभी थ्योरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो गया, उसके पहले कल्चर पर्सनैलिटी से आया हुआ है। तो 2023, 2024 दोनों में मैंने थ्योरीज वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ऐसा नहीं था कि आई एम सुपर कॉन्फिडेंट इन माई थ्योरीज, लेकिन मेरे को ये था कि मैं समझ चुका था कि थ्योरीज बोलना क्या चाह रही हैं और एक एक एग्जाम्पल था मेरे पास उनसे रिलेटेड, तो मैं अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करता था। एंड आई थिंक दैट हेल्प मी स्कोर गुड मार्क्स इन बोथ माई 2023 एंड 2024, क्योंकि आई स्कोर्ड 140 दिस टाइम इन पेपर 1। और सर पेपर 1 में एक्साइटिंग भी रहता है क्योंकि आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है, और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से अगर आपको बायो पसंद है, जेनेटिक्स आपको आता है या फॉरेंसिक्स के बारे में आपको पता है या इंटरेस्ट है, तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके आंसर्स लिखने में। तो सर दैट हेल्प्ड। सर बाकी पेपर 2 में ऐसा है कि पेपर 2 में मैंने देखा है कि मतलब लोग बोलते हैं केस स्टडीज़ लिखो, एग्जाम्पल्स कोट करो। मेरे लिए तो ये बैकफायर कर गया इस टाइम, क्योंकि मैंने बहुत कम स्कोर किए इस बार। लेकिन सर आई थिंक कि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी,
क्योंकि सर अब क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली आर्कियोलॉजी से शिफ्ट हो रहे हैं। पहले था कि आर्कियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि फैक्चुअल है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ट्राइबल से क्वेश्चंस आ रहे हैं या इंडियन सोसाइटी से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कमेटी के रिकमेंडेशंस दे दो। लेकिन ये है कि केस स्टडीज़ डंप मत करो, क्योंकि टॉपर्स बोलते रहते हैं कि केस स्टडीज़ लिखो। मैंने इस बार ट्राई किया लेकिन मेरे लिए बैकफायर किया, तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को जब दिखेगा कि हर पॉइंट के साथ एक केस स्टडी लिख रहा है, वो भी 1-2 लाइन की, तो फिर वो यूजलेस लगता है कि ये क्या है, मैकेनिकल हो जाता है, बहुत मैकेनिकल हो जाता है सर। राइट, क्योंकि ऑर्गेनिक लगना चाहिए। अगर जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम जो जानते हो लिखना। यस, सो आई थिंक पेपर 1 में मेरे को यही हेल्प किया कि थ्योरीज में भी मैकेनिकल होने की जगह कि ये थिंकर है, इनकी भी ये बुक है, इन्होंने ये कहा है, उसके जगह आई रोट कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि उससे थ्योरी से क्या समझ आ रहा है, कहाँ अप्लाई हो रही है, वैसे लिखने पे आई थिंक कि द मार्क्स इम्प्रूव फॉर मी। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है जो अमित ने दिया है। आप लोग सिर्फ डंप मत करो कंटेंट को, ऑप्शनल में खास करके। आई हैव सीन हिज कॉपीज, ही हैज़ रिटन वेरी वेल आंसर्स, और इनके राइटिंग स्टाइल में अगर हम देखेंगे तो ही राइट ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली मीन्स क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन से लेके टेल एंड तक, कंक्लूजन तक एक इंटीग्रेटेड पिक्चर मिलता है हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डंप करने लगते हो केस स्टडीज या फिर नेम ऑफ द स्कॉलर्स एवरीवेयर वेयर इट इज नॉट नीडेड, समटाइम इट सीम्स वेरी मैकेनिकल। यस सर। और वो मैकेनिकल आंसर कभी कभार आपके नंबर खराब कर देता है। यस, एग्जामिनर को लगता है कि ये अपने लिखने के लिए लिख रहा है, यस, ना कि याद मेरा करके आंसर। आ गया है हाँ, चीजें, और जो जितना पता है सब लिख रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है वो नहीं लिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा अमित, जो आपने आंसर राइटिंग करी वो आपने बहुत कंसिस्टेंटली करी, तो आंसर राइटिंग ने आपको पे भी बहुत किया। तो आंसर राइटिंग किस स्टेज से शुरू करे बच्चा? जब पहले दिन पढ़ाई करने शुरू करता है उस दिन करे, या सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद करना शुरू करे? कब करे वो? सब मेरे केस में तो बहुत डिले हो गया था आंसर राइटिंग, लेकिन मैं ये ओपिनियन का हूँ कि जब आपका एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी ख़त्म हो गया, तब आप एक बार PYQs देख लीजिए और फिर टॉपर कॉपीज़ खोल के देखिए कि उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे थे, कि तब आपको पता चलता है कि आंसर्स में चाहिए क्या होता है। क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे कि एक ऑर्गेनिक आंसर कैसा होता है, लोग एग्ज़ाम में कैसा लिखते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता है। तो जब आपको वो पता चल जाएगा उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा मैं आंसर्स लिख के देखता हूँ। अब पॉलिटी हो गया मेरा, तो जो फेडरलिज्म के क्वेश्चन है, सेंटर स्टेट रिलेशन वाले क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट की पावर्स पे क्वेश्चन है, गवर्नर पे क्वेश्चन है, वो मैं लिख के देख लूँ, थोड़ा बिल्डअप करूँ, क्योंकि इनर्शिया ख़त्म करना ज़रूरी है सर, वरना तो आप आंसर्स लिख ही नहीं पाएंगे। वेरी राइट, ठीक है। अमित, ये जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा डिमांड करता है ना, खास करके हमसे इमोशनली बहुत डिमांड करता है। तो हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें इस एग्ज़ाम की जर्नी में, राइट? लाइक यू हैव स्पेंट 3 years, तो मोटिवेटेड कैसे रहें? सर मेरे लिए तो मैं तो घर पे रहता था, पूरी प्रिपरेशन घर से करी है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स ही थे। और सर जब भी मेरे को डाउन फील करता था या मेरे को बुरा लगता था या मन नहीं होता था पढ़ाई करने का, मैं घर वालों के साथ नीचे घूमने चला जाता था कि थोड़ी वॉक करके आ जाते हैं, बातें कर लेंगे। मम्मी तो हमेशा घर पे रहती ही थी, तो मम्मी तो लाइक ए बैकबोन थी मेरे लिए, कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो मैं बात कर लेता हूँ, मन नहीं लग रहा मम्मी से बात कर लो। उसके बाद सर मेरा एक हॉबी भी था गेम खेलने का, तो मैं बीटा टेस्टिंग करता था वीडियो गेम्स की। तो जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि यार अब पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो मैं थोड़ी देर वीडियो गेम्स में इन्वॉल्व हो जाता था कि मूड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद वापस से स्टार्ट कर देंगे। और सर मोटिवेशन ये भी था कि पापा को देखा है ऑलरेडी सर्विस में, तो ये पता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है ये सर्विस। जॉब्स तो और भी पॉसिबल थी कि मैं ले लूँ, लेकिन सर जो इम्पैक्ट ये सर्विस करती है, जो आप काम कर सकते हो इसमें, वो सर मोर देन फुलफिलिंग है सर। वेरी गुड। सो पेरेंट्स आपके बैकबोन है मेनली, है ना, और पेरेंट्स की सपोर्ट यू कैन से वो अनपैरेलल्ड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके सक्सेस में, आपको मोटिवेशन देने में। यस सर। अच्छा, एक और बात जो मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो हम लोग होते हैं, हम तैयारी वाले, हम कुछ गलतियां कर देते हैं अपनी तैयारी के दौरान, और उन गलतियों से हम सीखते भी हैं
तो आप कुछ ऐसी अपनी गलतियां शेयर करना चाहोगे जो कि बच्चे ना करें, है ना, नेक्स्ट जनरेशन ना करें, और क्या ऐसा बताना चाहोगे जो वो करें ही करें? तो आप दो तीन बातें इन दोनों चीज़ पे कि डूज एंड डोंट्स बता सकते हो तो वो प्लीज़ बताओ। सर पहली गलती तो ये है कि आप सिलेबस और PYQs ना देखें, क्योंकि सर इनसे ही पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। अगर आप बिना देखें पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ स्टोरी की तरह उसे पढ़े जा रहे हैं कि ये एक स्टोरी बुक है, ख़त्म करना है मेरे को और आगे बढ़ना है। उससे काम नहीं चलेगा, आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो पता होना चाहिए। दूसरा सर, प्रीलिम्स के स्टेज में मैं ये बोलूँगा कि CSAT को इग्नोर करना। जैसे मेरे केस में CSAT डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि IIT बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सर 2023 वाले अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मैथ्स बहुत टफ आ गई और मैं मैथ्स में अटका रह गया। मैंने फिर भी ये नहीं सोचा कि कभी कभी की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लेते हैं। मैं सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और वो बैकफायर किया मेरे लिए, क्योंकि जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि अराउंड 45 क्वेश्चन ही सॉल्व थे मेरे। और जो कोचिंग्स ने एकदम आते ही आंसर कीज निकाली, वो उनके आंसर्स गलत थे, लेकिन मैंने चेक किया तो मेरे 60 से नीचे बन रहे हैं। तो मेरे को लगा कि इस बार तो CSAT रह गया। और ये तब मेरे को पता चला कि कितना दुख होता है लोगों को जब CSAT से रह जाता है आपका और GS क्लियर हो जाता है। इसीलिए सर CSAT को कभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उस CSAT में 3 पार्ट्स है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। तीनों में से एटलीस्ट 2 चीज़ें तो स्ट्रांग रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि बिना 2 चीज़ें स्ट्रांग रहे एक पे रिलाई नहीं कर सकते आप। तो सर एक ये सजेशन है। और तीसरा सर ये है कि मेंस को लेके इनर्शिया, जब तक आप आंसर्स नहीं लिखेंगे आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि सर जो मार्क्स फाइनली मैटर करते हैं वो मेंस और इंटरव्यू के ही हैं। और मेंस में आप वो है कि आप गैप बना सकते हो दूसरों से कि मैंने ज़्यादा मेहनत करी तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सर वो ये है कि मेंस में ये गलती नहीं करनी है कि एंड तक मैं आंसर्स ही नहीं लिख रहा, या आंसर्स लिख रहा हूँ तो टाइम बाउंड मैनर में नहीं लिख रहा। ओके, तो सर ये है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। जब प्रीलिम्स की तैयारी दे फील कॉन्फिडेंट कि अब प्रीलिम्स हो गया, दे राइट प्रीलिम्स एंड आफ्टर सम ऑफ देम स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन। इज दिस द राइट स्ट्रेटजी, या फिर मेंस की पहले तैयारी करें और प्रीलिम्स की बाद में करें? सर ये डिज़ास्टर रेसिपी है, क्योंकि सर अगर आपने मेंस का प्रिपेयर नहीं किया है और आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो 3 महीनों में आप इतना सब कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपने रिवाइज नहीं कर रखा तो 3 महीनों में GS1, GS2, GS3, GS4, एथिक्स, एंथ्रो के दोनों पेपर, इतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि प्री का करने के पहले मेंस का जब आप पढ़ रहे हो, नॉर्मल बेसिक बुक्स पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ रहे हो, तो साथ साथ में मेंस की आंसर राइटिंग थोड़ी थोड़ी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उससे ये फ्लो भी मेंटेन रहता है, आप आंसर राइटिंग धीरे धीरे सीख भी जाओगे। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना सर अगर आपने प्रीलिम्स दिया है और हो गया तब भी आप मेंस में परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। राइट। सो अमित ने हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि पहले हमें मेंस को तैयार करना है, उसके बाद प्रीलिम्स साथ साथ तैयार हो भी रहा है, प्रीलिम्स उसके बाद में भी तैयार इजीली हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा अच्छे से तैयार होगा। तो हमारा फोकस पॉइंट जो होना चाहिए वो मेंस को लेके होना चाहिए, क्योंकि मेंस ही अल्टीमेटली आपको रैंक दिला रहा है और उसी के मार्क्स सबसे ज़्यादा मैटर भी करते हैं। तो अमित ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। I think they will help the future candidates to find you can say answers to their queries. अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अमित से या नेक्स्ट राइज से, they can write back to us in the comments below, right? You are most welcome, and we welcome you can say your comments, your queries as and when you want. ठीक है, तो जब भी आप हमसे जुड़ना चाहें, you can connect with us, you can connect with Amit, because he will definitely tell you all you can say all the nuances that he have learnt from this examination. ठीक है, so Amit, all the very best. Thank you, and sir. Thank you everyone, thank you for joining us, all the very best.